नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका स्वागत है। मैं फिर से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा काम के कुछ किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के आई हूँ, जो आपके डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान करेगा और आपका टाइम, पैसा और आपकी मेहनत तीनों की बचत करेगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो सबसे पहले जो टिप हमारी है वो इस तरीके के बैंडेज को लेकर के है कि नॉर्मली जब हमें चोट लगती है या फिर हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हम इस तरीके के बैंडेज को लगाते हैं। बट मेरा यकीन मानिए, आज की जो टिप है ना, ये आपके लिए जैकपॉट टिप हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले तो जो इसका कवर था उसे निकाल लिया और इस तरीके से अभी इसके पेपर को निकालना नहीं है, बस इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको ना सीज़र लेना है और एकदम छोटा छोटा सा ट्रायंगल कट लगाना है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा सा, मतलब अगर आप यहाँ पे होल भी कर देंगे ना तो भी चलेगा, बट मेरे को लगता है कि इस तरीके से अगर कट लगा देंगे तो आसानी होगी जब हम इस टिप को इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों तरफ लगाना है, एक तरफ मैंने लगा दिया और दूसरा तरफ भी छोटा सा कट लगाऊंगी मैं। देखिए, ये टिप उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स पहनती हैं और उनके कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार तो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि आपके कान भी कट जाते हैं। तो इसके लिए ये टिप है। आपको शादी में या फिर किसी भी फंक्शन में बहुत ही बड़े ईयरिंग अगर वेयर करने हैं तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका पेपर है उसे मैंने निकाल दिया है और जो आपके कान का होल होता है ना, वहाँ पे आप अच्छी तरीके से मेज़र कर लीजिएगा। मतलब एक होल कान के ऊपर होना चाहिए और दूसरा होल इस तरीके से फोल्ड करने के बाद पीछे होना चाहिए। तो मतलब ये दोनों होल एक जगह ही आ जाएंगे और चूँकि इसमें ग्लू अच्छी मात्रा में होती है तो इसे आप चिपका भी सकते हैं। इस तरीके के जो हैवी ईयरिंग्स होते हैं ना, उनको वेयर करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे से भी नहीं पहना जाता है बड़ी बड़ी और बहुत ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स। तो यहाँ पे मैंने ये टिप को यूज़ किया और कुछ इस तरीके से लगाया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब फाइनली अब मैं भी बड़े बड़े और हैवी ईयरिंग्स पहन सकती हूँ। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो आपके कान में पेन होगा, ना तो आपके कान में खिंचाव फील होगा। बिंदास होकर के खूब बड़े बड़े झुमके पहनिए और अपने पार्टी फंक्शन को एंजॉय करिए। टिप अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने जितनी भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर भी करिएगा। अगली टिप इस तरीके के वाइट कपड़ों को लेकर के है कि जब हम वाइट कपड़े पहनते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा बचाना भी पड़ता है। कई बार इस पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं या फिर तेल के निशान लग जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे तेल का निशान तो नहीं लगा है, तो इसलिए मैं स्पेशली लगा करके दिखाऊंगी और इसको रिमूव भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे जितने भी महंगे कपड़े होते हैं या फिर जो वाइट कपड़े होते हैं उसके ऊपर जब दाग धब्बे लगते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप कलर्ड कपड़े को तो एक बार पहन भी सकते हैं, लेकिन वाइट कपड़े पे दाग धब्बे लगे ना तो उसे आप बिल्कुल भी वेयर नहीं करना चाहेंगे। इसी तरीके से मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैं साड़ी पहनती थी। अब नई नई साड़ी पहन करके खाना बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। कई बार उस पे जो साड़ी का प्लीट होता है ना, वहाँ पे तेल या फिर कई तरीके के दाग धब्बे लग जाते थे और वो ना रिमूव भी नहीं होते थे। सच कहूँ तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि किस तरीके से रिमूव किया जाता है, बट अब इस फील्ड में आ गई मैं तो अब समझ में आता है कि हाँ, दाग धब्बों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। तो जहाँ कहीं भी तेल का निशान लगा है वहाँ पर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और इसके बाद ना कोई सा भी शैम्पू आपको यहाँ पे ऐड करना है। शैम्पू को डालने के बाद आप धीरे धीरे इसको रब करिएगा और इसको 10 मिनट के लिए छोड़िएगा। 10 मिनट में ही जो भी इसके निशान है वो धीरे धीरे ना हल्के हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना, ब्रश की हेल्प भी नहीं लगानी है, मतलब ब्रश की हेल्प से भी साफ़ नहीं करना, बस आप इसको हाथों से ही रगड़िएगा टैप वाटर पे। आप देखेंगे कि जो भी इसके अंदर दाग धब्बे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा कोई भी सर्फ या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैम्पू सफिशिएंट है इस दाग को हटाने के लिए। तो देखिए, ये वीडियो ना बिल्कुल मैंने कट नहीं किया है, जैसा ये है उसी तरीके से मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसे वॉश कर लिया और देखिए एकदम क्लियर मैं दिखाऊंगी कि कहीं भी दाग धब्बे या फिर तेल का जो एक वाइट निशान होता है ना वो भी नहीं है।
और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत है तो धूप में डालिए, रिमूव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। तो हमारे घर पे दाल चावल के इस तरीके के प्लास्टिक वाले पैकेट आते हैं, आप उसको बिल्कुल मत फेंकिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक होते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो इसलिए ये ड्यूरेबल भी होते हैं। आप इससे कुछ भी बनाते हैं ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाता है। तो इसी प्लास्टिक से मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल चीज़ बनाना बताऊँगी। तो देखिए, जो ऊपर का हैंडल वाला पार्ट है ना, उसे आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ना इसे बिल्कुल बीच से फ़ोल्ड करना है, मतलब एक निशान होता है वहाँ पे आप इसको लगा करके फ़ोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली मतलब फ़ोल्ड हो जाएगा। अब आपको ना ट्रायंगल शेप में इसे कट करना है, तो यहाँ पे आप एकदम तेज़ धार वाली चाकू या फिर सीज़र का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा अनइवन कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके और मैंने कटर से कट किया है, क्योंकि कटर से ये बहुत अच्छी तरीके से कट जाता है। थोड़ा सा हार्ड होता है ना तो इसमें टाइम लगता है। अब एक पार्ट जो है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और यहाँ पे आप स्टेपलर लगा सकते हैं। अगर आपके घर में सिलाई मशीन है ना तो आप सिलाई मशीन से भी इसे सिल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे स्टेपलर से ही इसको मतलब सिक्योर करके दिखा रही हूँ। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसको आप इसी तरीके से रखिएगा और ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। चूँकि हम अपने कपड़ों को हैंग करने के लिए क्लिप का इस्तेमाल करते हैं या फिर पेग का इस्तेमाल करते हैं, उसको रखने के लिए ना हमें कोई जगह नहीं मिलती। अगर आप वायर पे लगाते हैं, आपके बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो एक भी क्लिप आपको मिलती नहीं है। स्पेशली इस तरीके की जो लोहे वाली क्लिप होती है ना, उनको तो बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, वरना ज़रा सा ये भीग जाता है या फिर नमी लग जाती है तो इसके अंदर जंग पकड़ लेता है और धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बालकोनी के अंदर देखिए इसको एक वायर पे अटैच कर दिया है, स्टेपलर लगा दिया है बेसिकली मैंने, और ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो गया। और देखिए ये मूव भी कर रहा है, मतलब आप इसको खिसका करके जहाँ मर्जी वहाँ इस ऑर्गेनाइज़र को कर सकते हैं। इसमें सारी अपनी कपड़े की क्लिप या फिर पेग को ना बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे ये सेफ़ रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए इस तरीके की शिमला मिर्च को लेकर के है ये टिप, कि कई बार जब हम चाइनीज़ फूड बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसमें कि हम शिमला मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके काटने के बहुत सारे तरीके वायरल हुए हैं, बट ये तरीका सबसे क्विक एंड फास्ट है। आप इस तरीके से जहाँ पे डंठल होती है वहाँ पे सिंपल सा दबाइए, ये बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है, फिर आप इसको कट करके बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। जब कभी भी हम चावल बनाते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर ना पानी रह जाता है। अब जब पानी वाला चावल होता है ना, उसको खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता जब तक उसका पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से उड़ नहीं जाता, या फिर जब तक पानी अच्छी तरीके से चावल सोख नहीं लेता। तो आपको भी लगता है कि आपके चावल में ज़्यादा पानी हो गया है और इसके कुक होने के बाद भी इसमें पानी है, तो आपके घर में अगर इस तरीके से ब्रेड के स्लाइस पड़े हुए हैं तो आप चावल के ऊपर रख रख करके इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। चूँकि ब्रेड अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है पानी को, तो जो चावल का माड़ है ना उसको अच्छी तरीके से ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपका चावल एकदम खिला खिला सा हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा ये पानी को एब्ज़ॉर्ब किया है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और इसको तो मैंने कई बार ट्राई किया है, 100% ये काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरीके का एक्सटेंशन है, और जब इस तरीके के लंबे वाले एक्सटेंशन होते हैं ना तो इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इसको इसी तरीके से रखते हैं तो इसकी कॉर्ड उलझती फंसती इधर उधर है और ख़राब हो जाती है। तो इसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो बेसिकली इसको मैं फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊंगी कि आप इस तरीके से ना एक साइड से धीरे धीरे इसको फ़ोल्ड करिएगा और डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रखिएगा। आप देखेंगे कि ये तार ना बहुत अच्छी तरीके से रोल हो जाती है, फ़ोल्ड हो जाती है और बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेती। अच्छी तरीके से थोड़ा सा टाइट आप इसको रोल करेंगे तो एकदम ये सिक्योर होती है। और देखिए जो प्लग वाला पार्ट होता है ना, उसको कहाँ पे किस तरीके से रखना है, किस तरीके से लगाना है, वो भी मैं बता रही हूँ। तो इस एक्सटेंशन के अंदर ना प्लग इन करने के पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो प्लग है इसके अंदर इस तरीके से प्लग इन कर दीजिए। देखिए अब ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, कहीं भी आप इसे रखिए अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए हम लोग ना चाय पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं,
मतलब मेरे को भी 1 कप चाय चाहिए होती है। अब सुबह सुबह की बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी होती है, तो कई बार आपने हाथ अपने आटे में डाल रखे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं जिसको वॉश करके ही आपको इस तरीके से चाय को छानना पड़ता है। अब एक हाथ से अगर आप चाहेंगे ना कि छान लें तो ये नहीं छनेगा, जो स्ट्रेनर है वो इस पे रुकती नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपके हाथ अगर बिज़ी है ना तो भी आप एक हाथ से बहुत अच्छी तरीके से चाय को छान सकते हैं। 2 कप है तो इस तरीके से आप ना चाय की छन्नी को रखिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी छन्नी स्लिप नहीं होती है और बहुत अच्छी तरीके से ये छन जाता है। सिमिलरली जो दूसरा वाला कप है मैं इस तरीके से ऑपोजिट करके, मतलब देखिए यहाँ पे एक तो मैंने छान लिया, थोड़ा सा इसमें कम हो रहा था तो मैंने दोबारा इसमें छाना। और देखिए अब दूसरे वाले कप में छानना है ना तो बस इसको हल्का सा इस तरीके से घुमाना है और फिर इसमें छानना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ना आपके हाथ बिज़ी भी हैं तो आप बिना किसी के हेल्प के भी 2 कप में या फिर 3 कप में, 4 कप में, जितना भी आपके पास कप हो, सब में आप चाय बड़े ही आराम से छान सकते हैं। मतलब हम तो होते ही हैं मल्टीटास्किंग करने के लिए, तो हम इस तरीके से ना मल्टीटास्क कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। तो कितने लोगों को ये टिप पता थी हमें नीचे कमेंट सेक्शन है ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरीके से मल्टीटास्किंग करते हैं ये भी ज़रूर शेयर करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हम ना जब कभी भी ग्रॉसरी लेके आते हैं तो उसमें रेड चिली तो सबसे अहम पार्ट होता है। इस तरीके से कश्मीरी लाल मिर्च है ये, आप नॉर्मल मिर्च के अंदर भी ये टिप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप पैकेट से इसे निकाल लीजिएगा किसी भी कंटेनर में डाल करके, और इसके अंदर डालना है नमक। जी हाँ, आपको इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स करिएगा, और मिक्स करने के बाद आप इसको देखिए, आप बाहर भी इसे रख सकते हैं, मतलब 2 से 3 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसे 6 महीने से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज के अंदर रखिएगा। 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि जब ये ख़राब होता है ना तो इसे तोड़ेंगे तो उसमें धुआं धुआं सा हो जाता है, बिल्कुल ये मिर्ची ख़राब सी हो जाती है और उसको यूज़ करना भी अच्छा नहीं लगता, मन भी नहीं करता उसे यूज़ करने का। तो ये सूखी लाल मिर्च को सेफ़ रखने का बहुत ही ईज़ियर तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरीके से हमारी ग्रोसरी का एक पार्ट होता है सूजी और बेसन, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड अनाज होते हैं। अगर आप इसको 15 से 20 दिन भी ऐसे रख दिए ना तो ख़राब हो जाता है। स्पेशली जो पैकेट वाले होते हैं वो तो फिर भी रह जाते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं यानी कि जो आपके घर पे तैयार किया जाता है, लाइक बेसन या फिर आटा वगैरह, वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो अगर आप इसे सेफ़ रखना चाहते हैं तो देखिए, चूँकि हम लोग तो शहर में रहते हैं तो इस तरीके से पैकेट वाले ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक ये बिल्कुल फ्रेश रहे, इसके अंदर किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े ना पड़े, तो इसे नॉर्मल बाहर रखने से अच्छा है ना कि आप इसको फ्रिज के अंदर रखें। फ्रिज में बहुत सारी स्पेस होती है जहाँ पे एक सेक्शन आप बना सकते हैं और उसमें जितनी भी ये ग्रोसरीज़ होती हैं, जैसे कि मिक्स दाल हो गई, आप उसे भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम इसे बनाते हैं। और इसी तरीके से मैदा भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक बार ये मैदा आता है ना तो हमारे घर पे तो ये 6 महीने तक चलता है, क्योंकि हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरीका आप फॉलो करिए, कभी भी चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी और यहाँ पर आपके पैसों की ज़रूर बचत होगी। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा था कि कैंची की धार अगर बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है या फिर काट नहीं रही है वो कोई भी चीज़, तो उसको कैसे तेज़ किया जाए। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है और ये इसे हर कोई ट्राई कर सकता है, क्योंकि सबके घर पे कैंची होती है और सबके घर पे इस तरीके से स्टील के जूने का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक नया पुराना जो भी आपके पास जूना हो आप उसे निकालिए और इस तरीके से काटना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको काटना स्टार्ट करेंगे ना, धीरे धीरे इसमें धार आने लगेगी। चूँकि ये भी स्टील है तो स्टील से जब इसमें रगड़ होती है ना तो इसकी धार वापस आने लगती है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आपके सामने ही इसको यूज़ भी करके दिखाऊंगी कि ये सच में बहुत अच्छी तरीके से काम की है। और देखिए हमारी कैंची की धार एकदम तेज़ हो गई है, ना तो हम इसको बाज़ार ले गए, ना तो हमने इस पर एक भी पैसा खर्च किया। जो हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल थी हमने उसी से इसको तेज़ किया है। सो ये टिप भी बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने खूब एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
बेल आइकन को भी हिट करिएगा। और कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी और यूज़फुल लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। किस तरीके की टिप आप देखना पसंद करते हैं ये भी ज़रूर हमसे साझा करिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।